हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योजना मैगजीन, जो कि हमारी जनवरी मंथ की है, India@75। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं इस योजना मैगजीन को। इसकी फर्स्ट पार्ट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। आज हम लोग कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखेंगे जो कि आपके एस्से और जितने जीएस पेपर होते और ऑप्शनल पेपर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग ने एक आर्टिकल देखा था जो यहाँ पे डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी अच्छा था, इसको हमने देखा। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। ये डॉक्टर जो रमेश पोखरियाल है उनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया के साथ। आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि शिक्षा प्राप्त करने से आपके अंदर क्या चीज़ें डेवलप हुई है, यानी कि एक शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है? तो आपको देखने को मिलेगा कि एजुकेशन से हमारे यहाँ पे सोशल और जो सॉफ्ट स्किल है वो यहाँ पे डेवलप होती है, जिसके अंदर कुछ कल्चर अवेयरनेस आता है, कुछ एम्पैथी होती है, कुछ परसेवरेंस देखने को मिलता है, कुछ टीम वर्क निकल कर आती है, कुछ लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि हम सीख पाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हो तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा अवेयरनेस होता है, उस चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है और इसी से आपका लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपकी बढ़ पाती है। तो इसीलिए 2022 तक जब हम लोग 75th अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे तो एक न्यू इंडिया यहाँ पे लेकर आना है। न्यू इंडिया कहने का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हर एक बच्चों तक पहुँचे, हर एक लोगों तक इसकी एसेसिबिलिटी हो, इक्विटी हो, क्वालिटी हो, अफोर्डेबल हो और अकाउंटेबल हो। कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन की जो सुविधा है वो वहाँ तक पहुँचे। और ऐसी ही नहीं, एजुकेशन में एक क्वालिटी भी होनी चाहिए और सस्ती एजुकेशन होनी चाहिए, महंगी एजुकेशन नहीं जो कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके। साथ ही यहाँ पे अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में, किसी जगह पे बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबल भी यहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए। तो न्यू इंडिया की अगर हम लोग एजुकेशन देखें तो यहाँ पे लर्नर्स को अनेबल किया जाएगा कि वो यहाँ पे चैप्टर मेकिंग फॉस्टर करें और साथ ही साथ जो है अपने एम्प्लॉयमेंट को फुलफ़िल करें। यानी कि आप लोग जो पढ़ाई करते हो आज के डेट में वो क्यों करते हो? अल्टीमेटली नौकरी लेने के लिए करते हो, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? अल्टीमेटली आप लोग को क्या चाहिए? जॉब चाहिए, जिससे कि आप इतने सालों तक अगर पढ़े हो, इतने सालों तक इन्वेस्ट किए हो, तो उसके लिए आप लोग को अर्न भी करना है। इसलिए आप लोग इतना एजुकेशन प्राप्त करने के लिए पीछे इतने पड़े रहते हो, है कि नहीं? और जब पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। तो ये भी बात है कि पढ़ाई के बिना आप लोग कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई आप लोग कुछ कर सकते। देखिए, जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने अदर फील्ड के भी आपको जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखने को मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने जो बेसिक फंडामेंटल है उसको तो वो ज़रूर पढ़े हैं, है कि नहीं? वो तो ज़रूर पढ़े, तभी वो यहाँ तक आज की डेट में आपको सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा इंडियन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि न्यू हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी निकल कर आया है। हमारे यहाँ जो है, इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है उसकी कमी नहीं है। एजुकेशन में आप देखोगे तो रीडिंग, इवन यहाँ पे राइटिंग की स्किल्स, इवन यहाँ पे अरिथमेटिक की स्किल्स, कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसको यहाँ पे देखा जाता है। हमारे इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन की बहार आई थी वो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। और हमारे यहाँ जो पहले क्या था ना कि अपने लैंग्वेज में सब शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन लॉर्ड मैकाले जी का कहना था कि हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज भी सीख पाए। साथ ही साथ आप देखो कि स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ पहले बहुत ही स्टार्टिंग में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आप देखो 17 यूनिवर्सिटीज़ थे, 636 कॉलेजेस थे, 1,90,441 स्कूल्स थे। तो ये जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ये कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं था,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इंग्लिश में दिया जाता था और बहुत ही कम यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में किया जाता था। यानी कि जब से इंग्लिश आया तो इंग्लिश पे फोकस किया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ इंग्लिश लाए थे और उनका लाने के पीछे मकसद यही था कि वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। और उस समय वो ना ही हमारा लैंग्वेज समझ पाते थे, जो उस समय हमारे रीजनल लैंग्वेज थी, ना ही हम उनकी इंग्लिश भाषा समझ पा रहे थे। तो ये कम्युनिकेशन में गैप देखने को मिल रहा था। तो ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे, वो सोचे कि क्यों ना हम लोग अपने ही देश का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लाकर इंडियंस लोग को सिखा देते, इंडियंस को पढ़ा देते, कल को चल के जो है ना वो हमारी ही लैंग्वेज में हमसे बात करेंगे। इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे लैंग्वेज को समझने के अलावा उन्होंने क्या किया कि हमें अपना ही लैंग्वेज सिखा दिया गया है कि नहीं। तो वो चीज़ें देखने को मिली और इससे हमारी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसकी कहीं ना कहीं जो पहचान थी वो धूलमित होते चले गई। इसी के साथ आप लोग देखोगे कि बहुत सारे कमीशंस भी बनाए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो कि 1968 में आया। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये तीसरा अमेंडमेंट हुआ था। सबसे पहला 1968 में आया था, उसके बाद 1986 में आया और अब आपको 2020 में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ बाकायदा कानून लाया गया जो कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 का था। जो लिटरेसी रेट आज के डेट में आप देखोगे तो 74.04% है हमारे भारत का। अगर हम लोग देखें तो 14% जो है वो ज़्यादा है इंडिपेंडेंस के टाइम में। आज के डेट में अगर आप शिक्षा में देखोगे तो स्कूल्स आप देख सकते हो कि 15 लाख से भी ज़्यादा है, टीचर्स आप देखो 9 लाख से भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट एडिशन देखें क्वाइकरली सिम्बॉन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, तो यहाँ पे 2019 में 21 इंस्टीट्यूट है और लेटेस्ट एडिशन जो है ये दिखाता है कि 26 इंडियन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे टॉप 100 लिस्ट में इंटर कर चुके हैं। तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये चीज़ देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक हमारे यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ों की चेंजिंग देखने को मिली है। अब हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये पॉलिसी इसलिए लाया गया है कि हमारे यहाँ एक बेसिक स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसका एम यही है कि हमारे यहाँ हर एक बच्चों के हाथ में जो है एक एजुकेशन होना चाहिए, वो इस चीज़ से वंचित ना रहे, हर एक बच्चा यहाँ पे एजुकेटेड हो। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग सिविलाइजेशंस को यहाँ पे बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़े और आगे निकले। 21st सेंचुरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हर एक यहाँ पे कोई भी अगर गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सबके बीच में शिक्षा उनको एक ऐसी कॉमन चीज़ होनी चाहिए जो कि सबको इसको अवेल कर सके। इसमें गरीब और अमीर की जो रेखाएं है ना वो इसमें कहीं से भी बाधा ना उत्पन्न कर सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो ये हमारे बच्चों को लर्निंग टू लर्न में ये इसकी तरफ लेकर जाएगा। साथ ही कुछ क्रिटिकल इंक्वायरी है तो उसकी स्पिरिट्स भी बढ़ाएगा। यानी कि अगर आप लोग पढ़ते हो ना तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके बारे में जानने का इच्छुक रखिए। और अगर पढ़ते समय आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हर एक दिन में आप देखते हो कि आप लोग अपना एक दिन पहले शेड्यूल बनाते हो कि ठीक है नेक्स्ट डे हम लोग 8 घंटा या 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपके घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती होगी, या तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई या तो आपके घर वाले की तबीयत ख़राब हो गई। आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप तो यहाँ पे पढ़ नहीं पाओगे, इतना ये एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी। मे बी आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपके घर वाले की अगर कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा, दवा ला के देना होगा, उनका जो काम है वो आपको करना होगा। तो आपका टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोग की जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर घट जाती है। 8 घंटे आप पूरा नहीं कर पाओगे। इट मीन्स क्या हो गया कि चलो ठीक है ये आपका प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको फ्रस्ट्रेट हो जाना है कि यार आज तो मेरी जो है पूरी टाइम ही ख़त्म हो गई, अब बचे हुए टाइम में भी क्या ही पढ़ के मैं हासिल कर लूँगा। तो ये नहीं होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहने का मतलब ये होता है कि चलो ठीक है जितना भी टाइम गया गया, अभी आपके पास 3 घंटा बाकी है, 3 घंटे में इतना जोर लगा दीजिए, सारे दिन दुनिया को भूलिए, मोबाइल बंद कीजिए और किताब उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस 3 घंटे में भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे ना तो 5 घंटे का पढ़ाई आप 3 घंटे में ज़रूर कर लोगे। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से चले जा रहे हैं गाय भैंस की तरह बस चले ही जा रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिविटी नहीं है। आपको अपने माइंड में एक क्रिएटिविटी थॉट्स ज़रूर रखना चाहिए। हर एक दिन नया हो, हर एक दिन आप ऐसे स्टडी करो, क्योंकि हर एक दिन आपको पढ़ना है, ये तो सच है, ठीक है। हर एक दिन आपको मेहनत करनी है, ये तो सच है, लेकिन कुछ इनोवेटिव तरीके से कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप अपने जो, जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि क्या होता है कि सारे बच्चे का एक रूम होता है,
जिसमें कि वो स्टडी भी करते हैं और जिसमें वो सोते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ पे भी आपका स्टडी एरिया है ना, उसको थोड़ा आप क्रिएटिव बनाते रहो, उसकी डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करो। कभी आप अपने टेबल के डायरेक्शन को चेंज करो, कभी अपने टेबल में रखे हुए कुछ सामान को चेंज करो, और अपने कलर्स को चेंज करो। कुछ चीज़ें चेंज होना चाहिए जिससे कि आपको हमेशा जो है चेंज फील करे, और जैसे ही चेंज फील होता है तो हमारा माइंड भी एक तरीके से रिफ़्रेश होता है। तो ये एक मैं टिप्स दे रही हूँ आप लोगों कि ऐसे आप लोग। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम लोग देखें 2020 का जो आया है, इसमें क्या बातें की जाती है, रिडक्शन किया गया है करिकुलम में। इट मीन्स कि आप लोग यहाँ पे देखो कि क्या क्या बातें की जा रही, कि कोर एसेंशियल क्या है उसको इंक्लूड किया जाएगा, बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको जनरेट की जाएगी। आप लोग मेजोरिटी देखे होंगे, खुद पे भी आप लोग फील कीजिए कि जब हम लोग 9-10 में जब हम लोग साइंस पढ़ते थे, 9-10 तो बहुत ही ज़्यादा मैं बोल दी, जब बचपन में साइंस पढ़ते थे 6 से लेकर, तो आप लोग उस चीज़ को कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखते थे। आई डोंट नो, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में शायद आपको प्रैक्टिकल कराया जाता होगा। हमारे स्कूल में भी लैब कराए जाते थे कुछ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बट आई डोंट नो कि उसमें कुछ ज़्यादा टीचर्स के द्वारा हमारे ऊपर ध्यान दिया जाता था। वो बस लेकर जाते थे वहाँ पे, वो एक्सपेरिमेंट कर दिए और फिर बोलते थे कि जिसको भी आके एक्सपेरिमेंट करना है कर लो। तो वहाँ पे जो 2-3 बच्चे होते थे वो लोग गए, ये बाकी हम लोग तो गप्पे मारने में बिजी होते थे, है कि नहीं? कौन इतना मेहनत करेगा। तो ऐसा हुआ करता था जिसमें कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जनरेट हो पाती है। जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ो, क्योंकि साइंस क्या है ना, विजिबल है, आप सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या है, सिर्फ रटने से नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज मीन्स कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, नहीं। आप खुद भी ये फील करोगे कि क्लाइमेट चेंज का फीलिंग आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप उसको देख सकते हो। जब आप गर्मी के टाइम में, एक समय था जब लू बोलते थे, आज हम लोग हीट वेव बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप फील कर सकते हो। अभी जनवरी के मंथ में आप लोग देखो कि गर्मी बढ़ रही है, मतलब कि अब तो ठंड होगी 1-2 दिन में, लेकिन गर्मी पड़ रही है। तो इतना ज़्यादा गर्मी कभी नहीं आपने फ़ील किया होगा। एक तो कड़ाके की ठंड होती थी, बट अभी नॉर्थ में जो है ये थोड़ी गर्मी जैसे फीलिंग हो रही है। तो ये सब क्यों है, क्लाइमेट चेंज का है। तो ये क्या है ना कि ये आप देखोगे, अपने सामने भी फील करोगे ये चीज़ें, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी, और इससे आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ों को आजीवन याद रखोगे और किसी भी लोग को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो रट्टू तोता होता था पहले के ज़माने में बच्चे, बट अब बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है, ना ही बच्चों को मार्क्स के लिए फोर्स करना है कि नहीं 90% मार्क्स लाना है, 95% मार्क्स लाना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि हमारे सोसाइटी का ऐसा क्यों है। अरे बच्चों को कभी ये तो बोलो कि बेटा साइंस पढ़े हो तो उसको समझ रहे हो, बताओ टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बताओ हमारे स्काई में जो है ब्लू लाइट ही क्यों दिखते हैं, विबग्योर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग लाइट कौन होता है, यार क्यों होता है। कुछ पूछो बच्चों को इस तरीके से, मतलब ये होना चाहिए ना कि पेरेंट्स को इस तरीके से बच्चों को बनाना चाहिए, स्कूल में भी इस तरीके से बच्चों को होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि लर्निंग को एक्सपेरिमेंटल होना है, यानी कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना उसको एक्सपेरिमेंट जाके करो। आप जब पौधे में पानी दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कुछ लीव्स ऐसे हैं जिसमें कि पानी जो है तुरंत आपका सड़क के नीचे आ जाता है, कुछ लीव्स ऐसे हैं जिसमें कि पानी ठहर जाता है, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि पूरे भीग जाते हैं, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि पूरे नहीं भीगते, उसमें ड्रॉपलेट बन जाता है पानी का। तो ये क्यों बनता है, अब इसके पीछे भी साइंस है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो उसका एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब ये चीज़ें होगी, हमारे यहाँ जो नया कानून आ रहा है ना, अब इस पे फोकस किया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए नया जो यहाँ पे पॉलिसी लाया गया है इसको आप लोग ज़रूर प्रेज़ कीजिए। इसमें सबसे मेन फोकस किया जा रहा है कि सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जाएगा, यानी कि कल्चर अवेयरनेस। आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने ही नहीं, हमारे इंडिया में जितने भी कल्चर है ना, जितने लैंग्वेजेस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप लोग, आप इंडियंस हो और इंडियन होने के नाते आपको अपने देश के बारे में पता नहीं है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद वाली बात है ना। थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों के बच्चों बचपन से ही ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अभी आप आके बोले कि आप याद करो कि 28 देश में 28 तरीके का 28 स्टेट में 28 तरीके का कल्चर है, 28 तरीके का लैंग्वेज है। अब 28 में भी 28 नहीं, एक स्टेट में आप देखते हो कि 30-35 जिले होते हैं, उनका अपना ही रीजनल लैंग्वेज होता है। तो इतना तो अब हम लोग नहीं रट सकते, वो कैपेसिटी ख़त्म हो गई। लेकिन बचपन से अगर इस चीज़ को पढ़ाया जाए ना तो काफ़ी कुछ हम लोग को याद रह सकता था, ठीक है। तो ये काम में करनी है। इम्पैथी है, इम्पैथी कहने का मतलब सिंपैथी, इम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब कि अगर किसी को दर्द है तो आप उसके दर्द के साथ दे दो कि हाँ यार बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें ऐसा हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इम्पैथी क्या होता है कि उनके दर्द को फील करो, आप उनकी जगह पे रह के आप सोचो कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपको कैसा लगता, आप क्या स्टेप्स लेते। ये इम्पैथी वाला ज़रूरी है। सिंपैथी तो हर कोई दे के चला जाता है यार, झूठा इंसान भी सिंपैथी दे के चला जाता है, लेकिन इम्पैथी वही दे सकता है ना जिसके अंदर जिंदा दिल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। साथ ही यहाँ पे ये बच्चों में इस चीज़ को, ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग बनने में बहुत ही ज़्यादा गैप है। जैसे इस बार आप लोग देखे थे कि जो ऐसे आया था
ठीक है, ये था कि बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग बनने में कितना गैप है, उसको क्या करना है नहीं करना है। तो उसमें आप लोग ये लिख सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि पहले जो है ह्यूमन बीइंग था, लेकिन अब क्या करने की कोशिश किया जा रहा है कि बीइंग ह्यूमन बनाने की कोशिश की जा रही है, कि इम्पैथी वाली भी जो क्वालिटी है वो बच्चों के अंदर जो है उसको सॉफ्ट स्किल उसको सिखाना है। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। ज़रूर इसको ऐड ऑन कीजिएगा। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो डेली मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही हो रही होगी, तो ज़रूर इसको इंक्लूड कीजिएगा। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता दी। अब क्या है कि क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया जितने भी जीएस के थे और एसए के थे। अब उसी तरीके से जो भी मुझे पॉइंट्स यहाँ पे मिलते जाएंगे, कहीं पे भी मिलते जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर उसमें बताते जाऊँगी, ठीक है। अब नेशन में क्या है हमारे कंट्री में कि ट्रांसफॉर्म करना है। पहले क्या था कि 10+12 था, अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है 5+3+3+4, ठीक है। 5 साल पहला यानी कि 3 साल आप जो प्री प्राइमरी एलकेजी यूकेजी पढ़ते हो वो हो गया, साथ ही फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड। 3 साल में यहाँ पे क्या है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास, ठीक है। उसके बाद 3 साल में क्या है 6 7 और 8 क्लास। अब ये 4 साल में क्या है तो ये 9 to 12 एक साथ रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक फंडा है। पहले क्या था कि मैट्रिक कर लो फिर इंटरमीडिएट कर लो, ये वाला प्रोसेस चलता था, बट ऐसे नहीं, अब आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे फोकस दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना पूरा 3 से 18 साल तक आपको यहाँ पे कैप्चर करके रखा जाएगा और आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो कि एक काफ़ी बेटर तरीके का आप जो है पॉलिसी कह सकते हो। पहले क्या था हमारे यहाँ जो एजुकेशन राइट टू एजुकेशन के तहत जो यहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की जाती थी, तो पहले 6 से 14 साल के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अब इसी चीज़ को चेंज करके 3 से 18 साल के बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि छोड़ेंगे नहीं। आप जन्म होने के 2 साल तक 3 साल तक मज़े ले लो बेटा, उसके बाद जो है स्कूल में आपको आना ही है और ये 18 साल तक हमारे साथ आपको रहना ही पड़ेगा, छोड़ेंगे तो नहीं, एकदम आपको अच्छा इंसान बना के ही रखेंगे। तो ये है हमारा एजुकेशन पॉलिसी, जो कि काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हो, ठीक है। अब आते हैं साइंस एंड स्पेस में, जो कि डॉक्टर के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें इन्होंने बताई है। जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, आप जानते हो कि काफ़ी लंबा साल हो चुका है इनके एग्जिस्टेंस से आज तक। अगर हम लोग देखें तो 57 ईयर्स हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक के बाद एक जो है बहुत ही ज़्यादा हम लोग ने रॉकेट लॉन्च किया। और आज की डेट में जो है इसरो से सारे लोग सीखते हैं। एक समय था जब इसरो की जो सैटेलाइट है ना वो साइकिल में जाती थी, साइकिल में लेकर जाया जाता था, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ हंसते थे कि ये इंडिया वाले क्या करेंगे, अपने जो रॉकेट है ना वो साइकिल में ही ले जाना लाना करेंगे, ठेले में भी, इवन बैलगाड़ी में भी, इवन हमारे यहाँ जो है ये सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था। तो पहले हमारा बहुत मजाक उड़ा, लेकिन ये मजाक, जब भी आपका मजाक उड़ता है ना तो आपके अंदर ट्रू इंस्पिरेशन निकल कर आती है, ट्रू मोटिवेशन निकल कर आती है, और वही इंसान जो है उस सोसाइटी को अच्छा जवाब देता है। तो यही चीज़ें हमारे इसरो के साथ हुई कि आज के डेट में जो है ना हर कोई हमारे इसरो की जो सक्सेस है उसको बस देखते ही रहता है। एक के बाद एक हमारी जो है ना बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है वो 1962 में स्टार्ट हुआ था विथ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। ये एक कमेटी के साथ हुआ था, जिसमें कि आप देखोगे कि पहला जो अर्थ का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, इसके लॉन्च होने के बाद ही हमारे यहाँ जो है इसरो का सेटलमेंट हुआ था। सेटलमेंट नहीं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर बिगनिंग देखें हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, तो इसको जो है जब हमारे यहाँ नाइक अपेची को लॉन्च किया गया था, वो भी साउंडिंग रॉकेट के साथ 21 नवंबर 1963 में, तब इसके साथ हम लोग कह सकते हैं। और ये जो लॉन्च किया गया था ये तिरुवनंतपुरम के बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस समय कह सकते हैं कि वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अब आप देखो कि ये टाइम है जब डॉक्टर विक्रम साराभाई जो आर्किटेक्ट थे हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, उनके द्वारा यहाँ पे स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी सेंटर को थुम्बा में उन्होंने सेटअप किया, जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजीज़ की जो डेवलपमेंट है वो कर सके, जो हमारे स्पेस रिसर्च के लिए ज़रूरत हो। 1969 में क्या हुआ कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिनको बेटर हम लोग यहाँ पे इसरो के नाम से जानते हैं, वो फॉर्म हुआ 1969 में। और आज तक आप देखो कि टोटल जो वर्क फोर्स है यहाँ पे वो 18,000 का है। इसरो के जो इस्टेब्लिशमेंट और जो फंक्शनिंग है ना वो डिफरेंट कंट्री में भी चलता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। कंट्री की जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए। 70s में अगर हम लोग देखें तो लर्निंग फेज़ था हमारा 70s का, जब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट जो है वो बनाए थे, जिसमें से हमारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट था, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं। जर्नी बताई गई है पूरी इसरो की डॉक्टर के सिवन के द्वारा, तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, जिसको लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975। और ये कहाँ से किया गया था, तो सोवियत यूनियन के द्वारा ये किया गया था, जो आज के डेट में रशिया है।
आर्यभट्ट जो है ना हमारा हमारा एक फाउंडेशन था जिसमें कि एक सक्सेसफुल इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम देखने को मिला था। उसके बाद भास्कर 1 और 2 है, दो ये एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे जो कि यहाँ पे रिच एक्सपीरियंस दिया था, यानी कि अब ये हम लोग को कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ अब हम लोग जो है यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आज की डेट में इंडिया तो इसका वर्ल्ड लीडर है। अगर आप लोग देखो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग एरिया क्या होता है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है? सेंस करना, कहने का क्या मतलब है कि उस जगह को देखना कि उस जगह पे क्या है। जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर भेजा जाता है ना तो उस सैटेलाइट का काम यही होता है, अर्थ को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि अर्थ में कहाँ मिनरल्स है, कहाँ गोल्ड है, कहाँ कोयला है, कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ें वो सेंस करके बताता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता देता, सेंस करके बताता है, उसको आभास होता है इस सैटेलाइट को, तब ये बताता है। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। इसके साथ ही एप्पल जो इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, आर्यभट्ट था हमारा पहला सैटेलाइट। उसके बाद आप देखो कि भास्कर 1 और 2 जो है ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था पहला। एप्पल जो है वो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहने का मतलब है कि जैसे आज के डेट में आप लोग फ़ोन से बात करते हो तो ये कम्युनिकेट कर पाते हो किससे, क्योंकि सैटेलाइट है ऊपर, इसलिए हम लोग इतना आराम से बात कर पा रहे हैं, है कि नहीं। इसको जो है ना यूरोपियन एरन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये जून 1981 में। ठीक है, उसके बाद आप देखो आर्यभट्ट और 2 भास्कर जो है साथ ही साथ एप्पल, इसको लॉन्च किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि हमारे इंडिया का सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन पॉलिसी का रिफ्लेक्ट हुआ। आज रिसेंट पास्ट में आप देखोगे कि इंडिया के द्वारा न सिर्फ फॉरेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को फ्लो किया गया बल्कि इसको लॉन्च भी किया गया, यानी कि अब हमारे पास जो है, पहले हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को देते थे कि भैया लीजिए मेरी सैटेलाइट को आप लोग जो है ना आसमान में पहुंचा दीजिए, लेकिन अब वही सारे कंट्रीज़ हमारे पास आते हैं, रशिया आता है, यूएस आता है कि इसरो भैया थोड़ा हमारा भी सैटेलाइट भेज दीजिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक समय हम लोग जो है ना दूसरे पे डिपेंडेंट थे, बट आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। एप्पल सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये है क्या। पहले याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन था हमारा, तो एप्पल था। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि इसरो के द्वारा जो है ना 2 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 70s में। एक था साइट, दूसरा है स्टेप। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ का, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि 2 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तो साइट है और एक स्टेप है। और किस लिए, तो कम्युनिकेशन बढ़ाना है। यानी आज के डेट में जो आप टीवी वगैरह देखते हो, पहले भी टीवी देखा जाता था तो टीवी में जो शक्तिमान आता था, रामायण आता था, महाभारत आता था, तो वो सब टेलीविज़न अच्छे से देख सके, टेलीकम्युनिकेशन से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, उसके लिए यहाँ सैटेलाइट भेजा गया था। साथ ही साथ आप देखो इसरो के द्वारा पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो कौन सा था। आज की डेट में तो चलता है PSLV GSLV, लेकिन जो सबसे पहला था वो था SLV-3। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, याद रखिएगा, ये पहला हमारा जो है लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, जो कि सैटेलाइट को लेकर उड़ता है। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था जुलाई 18, 1980 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1980 जो था वो पहला ऐसा टाइम था जब हम लोग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि इसकी डेवलप हुई ASLV के साथ। पहले तो SLV-3 था, उसके बाद ASLV के साथ इसको डेवलप किया गया। और सेम टाइम जो है हम लोग इनसैट IB, जो इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ऑपरेशन सैटेलाइट है, जिसको कि 1983 में लॉन्च किया गया। इनसैट का तो आप लोग आज भी वर्जन देखते हो, तो इनसैट 1B जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था वो 1983 में किया गया था। इसकी एबिलिटी क्या थी, इसकी एबिलिटी ये थी ना कि यहाँ पे मेजर रिवोल्यूशन देखना है इंडिया की टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर, यानी कि टेलीविज़न जो ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, इसके साथ साथ हमें जो है वेदर फॉरकास्टिंग फील्ड में भी थोड़ा हेल्प मिल जाए कि कब ठंड आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बारिश होने वाली है। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी जो है इनसैट IB 1B जो है भेजा गया। आज के डेट में आप देखते हो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। साथ ही साथ आप देखो कि 1990s में क्या हुआ कि इसरो के द्वारा जो है इनसैट 2 सीरीज़ को भी बनाया गया, जो कि मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है, यानी कि हमारे यहाँ का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ का एक ही काम करेगा, इसके तहत जो है बहुत सारा काम किया जाता है। उसी टाइम आप देखोगे कि हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की भी जो इमेजनरी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी और उसी तरीके से हम लोग काम भी कर रहे थे। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का क्या काम है, उसको ये सेंस करके बताना कि ना कि जो हम लोग फसल लगा रहे हैं उस फसल से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। एस्टिमेट किया जाता था कि अच्छा ठीक है यहाँ पे धान बोया जा रहा है तो इससे
कितना ज़्यादा जो है ना हम लोग इस फील्ड में अगर धान बोते तो कितना यहाँ पे एस्टिमेशन है, कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है, ये काम यहाँ पे इनसैट 2 सीरीज़ के द्वारा किया जाता है। साथ ही ग्राउंड वाटर कितना है, धरती के नीचे कितनी पानी है, मिनरल कहाँ कहाँ है, फॉरेस्ट हमारे यहाँ जंगल कितने हैं, ये सारी चीज़ें, फिशरीज़ कहाँ बेटर हो सकता है, वेस्टलैंड कितने हैं, तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें कौन देता था, तो हमारे यहाँ जो इनसैट 2 सीरीज़ है वो देता था। आज की डेट में आप देखोगे ना कि हम लोग एडवांस रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा है। कहने का मतलब है कि रिमोट सेंसिंग जो सेटेलाइट है ना वो सेंस करके तो हमें बताते ही है, लेकिन हमें इमेज भी भेजते हैं, और इमेज भेजते हैं हाई रेजोल्यूशन का, यानी कि एकदम क्लियर। जैसे आज की डेट में आप लोग ओप्पो वीवो इस्तेमाल करते हो सेल्फी फ़ोन 48 मेगापिक्सल, तो ये सब हाई रेजोल्यूशन है। तो आप लोग तो मतलब समझ रहे हो कि हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे इमेजेस होता है जो कि क्लियर आपको दिखे, जितना भी आप जूम करो वो जो फोटोज़ है ना वो फटे नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि ये सारे पोलर ऑर्बिट बेस्ड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के साथ साथ यहाँ पे वेदर वॉचिंग सैटेलाइट भी भेजा गया, जो कि इनसैट 3D और इनसैट 3D-R है। तो ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी डिस्टेंस आप देखो तो 36 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर हाई है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और ये एक काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेदर से रिलेटेड। आज की डेट में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD आपको देखने को मिलते हैं, वो जो हमें जितना भी वेदर फॉरकास्ट करके बताते हैं, वो उनके पीछे जो सैटेलाइट है वो है इनसैट 3D और इनसैट 3D-R, ठीक है। उसके अलावा आप इनसैट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। I मीन्स इंडिया और N फॉर नेशनल और SAT मीन्स सैटेलाइट। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि आज के डेट में आप देखो कि लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, वो भी कहाँ का, तो एशिया पैसिफिक रीजन का, ना ही सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन का। आप देखोगे कि इनसैट है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसी में आपको थोड़ा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ये C बैंड है, और C बैंड का एक्सटेंशन भी है, Ku बैंड है, Ka बैंड है, S बैंड है। तो ये सारे बैंड जो होते हैं ना, यानी कि एक सैटेलाइट में जितने भी बैंड होते हैं, तो बैंड का काम क्या होता है ना कि वो यहाँ पे और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन का भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आप टीवी भी अच्छे से देख सको, रेडियो भी सुन सको, साथ ही न्यूज़ भी आपको मिलेगा, और साथ ही सोसाइटल एप्लीकेशंस भी मिलेगा, वेदर के बारे में भी आपको बताया जाएगा, अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आएगा तो वो भी बताया जाएगा, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है, जितने सारे बैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि GSAT 11, GSAT 29 और GSAT 19 है, जो कि हमारे डिजिटल इंडिया कैंपेन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो रूरल एरिया में है वो वहाँ पे पहुँच सके, और जहाँ पे इंटरनेट जिस ग्राम पंचायत में इंटरनेट नहीं चलती है ना, उस ग्राम पंचायत में इंटरनेट चलाने के लिए कौन सी सैटेलाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है यहाँ पे GSAT 11, GSAT 29 और GSAT 19। डिजिटल इंडिया एक आप हमारे यहाँ स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा 2015 में लाया गया था, जिसमें सरकार का एम है कि यहाँ पे पेपरलेस और कैशलेस हमारा इकॉनमी हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, वो भी इस 3 सैटेलाइट के थ्रू किया जा रहा है। परफेक्ट अगर हम लोग देखें, जो कि लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट बनाने में जितना मेहनत नहीं लगता, उसका 3-4 टाइम्स मेहनत लगता है लॉन्च व्हीकल बनाने में, क्योंकि अगर लॉन्च व्हीकल सही हो तो सही जगह पे सैटेलाइट को वो जो है ना उसके सही ऑर्बिट में ले जाकर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर लॉन्च व्हीकल सही नहीं हो तो फिर मुश्किल है, हमारा सैटेलाइट डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचेगा। तो ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ है जो कि इतना चैलेंजिंग टास्क कर पाते हैं, और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप इंडियन हो, क्योंकि इंडिया में इसरो है, और इसरो के द्वारा 1-2 नहीं बल्कि 5 यहाँ पे लॉन्च व्हीकल जो है वो यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहला तो हमारा SLV-3 है, उसके बाद ASLV है, फिर PSLV है पोलर सैटेलाइट, फिर यहाँ पे GSLV है, और आज की डेट में GSLV Mark 3 है, जिसे हमें बाहुबली भी कहते हैं, और इसी के द्वारा हमारा गगनयान मिशन भी पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग 1-2 नहीं, जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है उसमें हम लोग 5 जो है यहाँ पे व्हीकल बनाकर बैठ गए हैं। साथ ही साथ आप लोग देखो यहाँ पे कि इंडिया के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल यहाँ पे बनाया गया था SLV-3, वो 70s में किया गया था, और इसी के साथ आप लोग देखो कि 80s और 90s में हम लोग ASLV में ले आए थे, और इंडिया का फर्स्ट जो लॉन्च व्हीकल है PSLV, जिसमें कैपेबल है कि हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े सैटेलाइट को भेज सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, तीसरा है ये, और ये फर्स्ट हमारा इंडियन लॉन्च व्हीकल है जिसमें कि आपको लिक्विड स्टेज देखने को मिलता है। देखिए UPSC के मुझे लगता है 2019 के क्वेश्चन में ये था PSLV और GSLV के बारे में।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार यहाँ पे कोई योजना होगा जिसमें कि इस तरीके से इसरो की इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। नो, उस समय भी आया होगा, तभी क्वेश्चंस निकल कर आए। अभी भी मैं आपको GS2 के मेंस में दिखाई थी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 4 है, उसके बारे में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया गया, जो कि योजना से ही था। अगर आप योजना के इस तरीके से आर्टिकल को अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होने वाला है। कहीं ना कहीं ये सारे जो है आपको यहाँ पे रॉ फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, या तो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, या तो फिर आप इसको ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, या तो आप अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो। GS3 पेपर में ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि आप लोग को पढ़ना कैसे होता है और ये योजना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। आप लोग को लगता है कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, तो फिर योजना की क्या ज़रूरत है। बहुत बार मुझे यहाँ पे मैसेज आते हैं, बट योजना का महत्व मैं आपको अलग से एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आप स्टडी कीजिए। 49 सक्सेसफुल फ्लाइट अब तक आपको देखने को मिला है। PSLV में आप देखोगे कि ये काफ़ी रिलेबल है, और इसमें जो लॉन्च व्हीकल है, यानी कि वर्सेटाइल वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है, इसको जो है आप देखो कि 328 फॉरेन सैटेलाइट के साथ भी लॉन्च किया गया है 7 नवंबर आपका 2020 तक। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो 15 फरवरी 2017 में PSLV के द्वारा तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है, जो कि 104 सैटेलाइट को इन्होंने जो है एक साथ सिंगल लॉन्च में भेजा था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी कंट्री के लिए, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ अब हम लोग देखें कि जो 104 सैटेलाइट भेजा गया था PSLV C-37 के द्वारा, तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा यहाँ पे लॉन्च व्हीकल था, ठीक है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगर हम लोग देखें GSLV Mark 2, ये हमारा 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि 3 स्टेजेस हैं। इसमें आपको एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ 4 लिक्विड आपको स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रैपॉन्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आपको GSLV में देखने को मिला, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यहाँ पे स्टोरेज होता है, और वो भी बहुत कम टेम्परेचर में। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर करना, वो भी इतने कम टेम्परेचर में, ये अगेन एक चैलेंजिंग टास्क है। बट इसको हमने एक अपग्रेड वर्जन, जब नया लॉन्च व्हीकल यहाँ पे हमने बनाया, तो उसमें हम लोग ने ये काम भी किया जिसको कि प्यार से यहाँ पे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत ही कम टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ होता है ऑपरेट करने के लिए, वो सब बहुत ही लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखो, अब आते हैं हमारे 5th जनरेशन सैटेलाइट का, जो कि है GSLV Mark 3, ठीक है। ये लॉन्च व्हीकल है, जिसमें कि आपको 2 सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे कोल्ड लिक्विड बूस्टर होता है, और एक यहाँ पे क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है। क्रायोजेनिक मीन समझ गए, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है यहाँ पे। ये जो व्हीकल है ना, इसको 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट को यहाँ पे भेजने के लिए, कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यानी कि बहुत ही भारी यहाँ पे सैटेलाइट होता है, और इसको हम लोग GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको भेजा जाता है, ठीक है। और हम लोग 10 टन तक यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं, यानी कि अगर अर्थ के 300 से 400 किलोमीटर तक अगर भेजना है, तो हम लोग भारी भरकम भेज सकते हैं 10 टन तक। लेकिन अगर हमें 30,000 किलोमीटर तक भेजना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे 4 टन तक भेज सकते हैं। GSLV Mark 3 की अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो था वो यहाँ पे दिसंबर 18, 2014 को था, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखोगे कि RLVTD है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन भी है। ये भी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था 2016 में, और बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट भी हो गए थे। फर्स्ट अगर इन्वायरमेंटल मिशन अगर इसरो की देखें, तो ये है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट होता है, जो कि यहाँ पे एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम को ये रियलाइज़ करता है, जो कि और भी ये सक्सेसफुल हो चुका था 2016 में। इंडिया जो है 4th कंट्री बन चुका है, क्योंकि हम लोग के पास कैसा इंजन है, तो स्क्रैमजेट इंजन है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आर्यभट्ट के बाद इसरो के द्वारा यहाँ पे साइंस मिशन में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटर किया गया, और यूनिक मिशन भी वो यहाँ पे लेकर आए, यानी कि वर्ल्ड का पहला जो स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, इसको भी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया, और PSLV के द्वारा 2007 में ही लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्पेस साइंस मिशन आप देखोगे, तो इंडिया का चंद्रयान फर्स्ट है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है मॉम, एस्ट्रोसैट है, चंद्रयान 2 है, जो कि मिलियंस ऑफ लोगों की जो यहाँ पे अटेंशन है उसको कॉट किया, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी। PSLV के द्वारा यहाँ पे 22 अक्टूबर 2018 को 1380 ग्राम की केजी की यहाँ पे चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली नेविगेट किया गया मून में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे
चंद्रयान 1 जो था ना वो काफ़ी सक्सेसफुली इम्पैक्ट किया सरफेस ऑफ मून में। इंडिया जो है इसी के साथ साथ फोर्थ कंट्री बन गया जो कि यहाँ पे ल्यूनार सरफेस में पहुँचने वाला। हमारे से पहले 3 कंट्री कौन था? तो यूएस, यूएसएसआर और जापान था। ठीक है, हम लोग चौथे कंट्री बन चुके हैं। हमारी जो चंद्रयान 1 की जो सक्सेस थी उसी के बाद हम लोग ने यहाँ पे प्रोग्राम लाया कि चंद्रयान 2 भी करेंगे। चंद्रयान 2 को करने के लिए यहाँ पे आगे बताया गया है, बट ये चंद्रयान 1 के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो था वो एस्ट्रोसैट था। एस्ट्रोसैट यहाँ पे पीएसएलवी के द्वारा जो है लेकर जाया गया था 2015 में। और ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था जिसका एम था कि सेलेशियल सोर्सेज को जो एक्सरे में होता है, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में होता है, उसको यहाँ पे स्टडी करना है। एस्ट्रोसैट की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी जो हमारा पहला गैलेक्सी था उसको यहाँ पे खोज निकाला है एस्ट्रोसैट ने। अब ये इसी के बाद चंद्रयान 2 मिशन था जो कि इंडिया का सेकंड मिशन था मून में, और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 में आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्बिटर था जिसको कि सही तरीके से अपने ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। 8 इंस्ट्रूमेंटल ऑनबोर्ड था जो कि ऑर्बिटल ये कंटिन्यूसली ये प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि यूज़फुल साइंस डेटा ये हमें दे रहा था। इसी के साथ आप लोग देखोगे तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑर्बिटर तो जो काम कर ही रहा था, लेकिन इसके अलावा लैंडर था और रोवर था। ठीक है, लैंडर ही नहीं सही तरीके से लैंड कर पाया, जिसके कारण जो है फर्दर यहाँ पे ये जो मिशन था ये आपका फर्दर सक्सेस नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, फिर यहाँ पे चंद्रयान 3 के बारे में भी बोला गया है KC1 के द्वारा, देखते हैं वो कब आता है। उसके बाद आप देखो कि हमारा यहाँ पे खुद का GPS लाने की बात की जा रही है जिसको नाविक कहते हैं, यानी कि ये हमारा है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हाई एक्यूरेट पोजीशन बताया जाएगा, जैसे कि आप यूएस का GPS इस्तेमाल करते हो ना, अब इंडिया का आप नाविक भी इस्तेमाल कर सकते हो कहीं से कहीं जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि GPS एडेड यहाँ पे जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन भी आया है जिसको कि हम लोग गगन कहते हैं। गगन में आप देखो कि इसरो के द्वारा यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड जो नेविगेशन सर्विस है ये यहाँ पे एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी के साथ जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग बेटर यहाँ पे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पाएंगे इंडियन एयर स्पेस के ऊपर। इसी के अलावा आप देखो कि इसरो के द्वारा यहाँ पे स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट किया गया है कि वो यहाँ पे मतलब कि सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं वेरियस ऑपरेशंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो 10 स्टूडेंट्स जो सैटेलाइट थे उनको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, यानी कि जो भी बच्चे यहाँ पे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर सैटेलाइट बनाना चाहते हैं ना, उनको भी इसरो काफ़ी ज़्यादा इंकरेज कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा भी जो सैटेलाइट बनाया गया है उसको भी इसरो ने लॉन्च किया। इसके बाद आता है हमारा गगनयान प्रोग्राम जिसको कि 2018 में सरकार के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। ये हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है जिसको कि इसरो के द्वारा 2019 जनवरी में बनाया गया था। यहाँ पे क्या है कि ये एक ह्यूमन मिशन है, यानी कि यहाँ पे 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में होंगे और 3 क्रू मेंबर के साथ, और वो जो जाएंगे वो 5 से 7 दिन वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इसरो के द्वारा जो आप देखोगे ये तो अभी हमारा जो है 2022 में ये मिशन जाएगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके अलावा आप देखो कि सक्सेसफुली हमारा जो क्रूशियल टेक्नोलॉजी एलिमेंट है ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट के लिए वो 2018 में ही प्रूव किया गया। ये है पैड अबॉर्ट टेस्ट जिसको पैड कहते हैं। ये ऐसा फर्स्ट है इस तरीके का इस सीरीज़ में जो कि यहाँ पे क्रू एस्केप सिस्टम को भी क्वालिफाई करता है। जो पैड अबॉर्ट टेस्ट फ्लाइट है ये डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है जिसके कारण आप लोग देखोगे कि अगर क्रू मेंबर को ऐसा लगता है कि उनको सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से एस्केप भी हो सकते हैं, निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसा हमारे द्वारा बनाया गया है। रिसेंटली आप देखोगे कि स्पेस सेक्टर्स जो है वो ओपन किया गया है जिससे कि हम लोग और ज़्यादा इसको प्रमोट कर सके, प्राइवेट इंटरप्राइज़ को भी यहाँ पे ऑथराइज़ कर सके कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप को भी मौका दे जो कि यहाँ पे कोलैबोरेट करके काम कर सकेंगे। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के द्वारा आप देखोगे कि बहुत सारे आगे भी आने वाले दिनों में काफ़ी चैलेंजेस है, तो देखते हैं कि वो सारे चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हैं। हमारा आगे आने वाला प्रोग्राम में से आप देखो कि कुछ प्रोग्राम यहाँ पे चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, साथ ही मिशन टू वेनस है और शुक्रयान भी है जिसके बारे में हम लोग ने विजन आईएस मैगजीन में देखा था। तो ये सारी देखते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे सक्सेस हो पाता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो ये लॉन्च व्हीकल है, काफ़ी अच्छी ये तस्वीर है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया गया। पहले ये छोटू सा SLV बनाया गया, उसके बाद ASLV है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हो PSLV XL है, GSLV Mac 2 है और ये GSLV Mac 3 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ जो लॉन्च व्हीकल बनाया गया वो एक के बाद एक जो है दमदार होते गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं। आई होप कि आपको ये जो इसरो की पूरी जर्नी है और पूरा यहाँ पे स्टोरी है आपको अच्छा लगा होगा। एक बार मैं समराइज़ कर देना चाहती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग ने देखी। पहली यहाँ पे सैटेलाइट कौन सी थी? फर्स्ट सैटेलाइट, तो फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो सैटेलाइट था यानी कि भास्कर फर्स्ट और सेकंड,
भास्कर फर्स्ट ऑफ सेकंड हमारे यहाँ का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एप्पल आया। एप्पल क्या था? हमारा फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। फिर SLV-3 है जो कि हमारा फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है। INSAT-1B था। INSAT-1B ये हमारा मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट है पहला। INSAT-3D और INSAT-3DR ये हमारा वेदर वॉचिंग सैटेलाइट है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आया। इसके अलावा हाँ, इनसैट भी है। इनसैट अगर हम लोग बोले तो ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो भी कहाँ का? तो एशिया पैसिफिक का। फिर हमारा डिजिटल इंडिया के लिए जो सैटेलाइट काफ़ी हेल्पफुल करता है, यानी कि उस जगह पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ब्रॉडबैंड का, जहाँ पे आज तक जो है उस ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि GSAT-11 है, 19 है और 29 है, याद रखना है 11, 19, 29। PSLV-C-37 था जिसमें कि हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी 104 सैटेलाइट को भेज के एक इन वन गो। फिर उसके बाद GSLV-MAC-3 है, MK सेकंड है, जिसमें कि आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जिसमें कि हमारा लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन को लो टेम्परेचर में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं।